नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल लग्जरी क्लासेज में। दोस्तों मैं आपको आज यूपीएसआई का प्रैक्टिस सेट 10वां कराऊंगा। जैसा कि मैंने आपको 9 प्रैक्टिस सेट तक करा दिया है और आपने अच्छे से पढ़ा भी होगा। मुझे विश्वास है कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं अच्छे से। आपको जॉब लेनी है और आपको मेहनत ज़रूर करना भी होगा, ठीक है। तो आज मैं जो आपको कराने वाला हूँ ये होगा प्रीवियस ईयर्स का 2017 का जो आपको क्वेश्चन दिया गया था यूपीएसआई में, वो मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। तो आप हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में मेरे चैनल का लिंक जो है अधिक से अधिक शेयर करिएगा, ठीक है। और दोस्तों साथ ही साथ आप एक कलम यानी पेन और कॉपी जो है साथ लेकर बैठिएगा और हमारे साथ आप क्वेश्चन मेरे साथ करते रहिएगा, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन मैं कराता हूँ उसका आंसर मेरे से फास्ट देने की कृपा जल्दी करिएगा कि मेरे से जल्दी आप जो है आंसर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना आंसर बताइएगा, ठीक है। और जितना आप क्वेश्चन कर लेते हैं लास्ट तक उसका जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि मेरे द्वारा जितना क्वेश्चन कराया जा रहा है उसमें से आपने कितने क्वेश्चन को सही किया है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, यूपीएसआई का पहला क्वेश्चन कि 10 व्यक्ति 10 दिनों में एक मकबरे का निर्माण कर सकते हैं। दुर्भाग्य से पहले दिन केवल एक कार्यकर्ता उपलब्ध होता है, दूसरे दिन 2 और शामिल होते हैं। काम पूरे होने तक प्रतिदिन 2 कार्यकर्ताओं के शामिल होने का सिलसिला जारी रहता है, तो मकबरा बनाने में टोटल कितना दिन लगेंगे, ठीक है। ये कह रहा है कि 10 व्यक्ति जो है 10 दिन में जो है मकबरे को निर्माण कर सकते थे। 10 दिन में मकबरा का निर्माण कर सकते थे, लेकिन कुछ कारणवश पहले दिन जो है सिर्फ 1 मजदूर आ रहा है, दूसरे दिन जो है पहले दिन की अपेक्षा 2 अधिक मजदूर आ रहे हैं, तीसरे दिन भी दूसरे दिन की अपेक्षा 2 अधिक मजदूर आ रहे हैं। ऐसे ऐसे करके आपको जब तक काम खत्म नहीं हो जा रहा है तब तक जो है मजदूर आते रह रहे हैं, ठीक है। तो आपको यही ज्ञात करना है कि टोटल दिन जो लगेंगे आपको कितने लगेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन, ठीक है। मैं आपको हल करा देता हूँ। यहाँ पे कह रहा है कि 10 व्यक्ति हैं, व्यक्ति और समय, व्यक्ति हैं और दिन जो लग रहा है आपका ये है। कह रहा है कि 10 व्यक्ति 10 दिन में काम कर रहे हैं, ठीक है। 10 व्यक्ति 10 दिन में काम कर रहे हैं तो टोटल काम कितना हो जाएगा 100। और फिर कह रहा है कि यही काम को पहले दिन जो है सिर्फ एक व्यक्ति काम कर रहा है, पहला दिन सिर्फ एक व्यक्ति काम कर रहा है, ठीक है। दूसरा दिन कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं, पहले दिन से 2 अधिक, पहले दिन में 1 तो दूसरे दिन कितना 3, फिर तीसरे दिन कह रहा है कि फिर इसमें 2 अधिक, तीसरे दिन कितना 5, फिर ऐसे ही कह रहा है कि जब तक काम खत्म नहीं हो जा रहा तब तक 2 व्यक्ति जो है अधिक होते जा रहे हैं, ठीक है, पिछले दिन की अपेक्षा। तो फिर 5 से 2 अधिक व्यक्ति कितने हो जाएंगे 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, फिर 15, फिर 17, फिर 19। कह रहा है कि जब तक काम जो है खत्म नहीं हो जा रहा तब तक 2 व्यक्ति बढ़ रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि कितने दिन में जो है टोटल ये 100 काम है हमारा खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 10 दाएँ कितना हो गया 100। इसी काम को कितने दिन में हो रहा है यहाँ से देखना है, आपको जोड़ना है इसे। 19 17 कितना हो गया 19 7 26 10 36 36 5 41 10 51 51 3 54 10 64 1 65 10 75 75 9 84 84 7 91 5 96 3 99 1 100। यानी कि 100 काम को 100, यहाँ पे भी 100 काम जो है टोटल, यहाँ पे 100 काम था और यहाँ पे टोटल 100 काम जो है निपट गया। जितना काम दिया गया था आपको मकबरे बनाने में उतना जो है आपका काम जो है निपट गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको याद करना है कि कितने दिन लगे थे। तो पहला दिन लगा था, दूसरा दिन लगा था, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, 6ठा दिन, 7वां दिन, 8वां दिन, 9वां दिन, 10वां दिन। यानी कि टोटल कितने दिन लगे हैं आपको काम करने में 10 दिन, ठीक है। यानी कि टोटल जो लगे हैं आपको कितने लगे हैं 10 दिन लगे हैं। आगे समझ में आपको, यानी कि 10 दिन में जो है आपका टोटल जो मकबरे को बनाने का काम था वो आपका 10 दिन में निपट गया है, ठीक है। समझ गए आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आपको ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं आपको इसी तरीके से करने होते हैं, ठीक है। आपको कहता है कि पहले दिन 1 व्यक्ति रहता है या पहले दिन 2 व्यक्ति रहता है, दूसरे दिन 5 व्यक्ति और शामिल हो जाता है, तीसरे दिन 7 व्यक्ति और शामिल हो जाते हैं। तो आपको सेम इसी तरीके से जो है प्रोसेस होता है आपको करने का, ठीक है। आप जो इस क्वेश्चन को देखने में आपको भले ही थोड़ा हार्ड लगता हो, लेकिन आप
डरिएगा मत, इसी प्रोसेस के माध्यम से जो है आप क्वेश्चन को कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्तीय बेलन की त्रिज्या में 50% की वृद्धि होती है तो आयतन में होने वाली वृद्धि ज्ञात कीजिए, ठीक है। कह रहा है कि एक वृत्तीय जो बेलन है उसकी त्रिज्या जो है 50% बढ़ जा रही है, ठीक है। 50% क्या हो रही है, बढ़ जा रही है, तो उसके आयतन में जो वृद्धि होगी वो आपको ज्ञात करना है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, ठीक है। चलिए आप इस क्वेश्चन को करिए। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा मैं आपको बता दूं। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो आपको बेलन का आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो आपको याद करना होगा, ठीक है। यदि आपने अभी तक याद नहीं किया है तो जाकर एडवांस मैथ में आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, ठीक है। होता है आपका बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे आपको मान जो है आपको रखना होगा, यहाँ पे दिया नहीं है, आपको कुछ जो है मान सोच के रखना होगा, जो चाहें आप रख सकते हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे कुछ मान रख दे रहा हूँ, यहाँ पे त्रिज्या का मान और ऊंचाई का मान जो है कुछ अपने हिसाब से रख दे रहा हूँ, आप चाहें तो अपने हिसाब से रख सकते हैं, ठीक है। ये था आपका पहले जो था उसका बेलन का जो आयतन था पहले इतना था। तो मान लेते हैं कि त्रिज्या जो है, मान लेते हैं कि त्रिज्या 14 थी, ठीक है। त्रिज्या पहले 14 थी और अब कितनी, और जो इसकी ऊंचाई थी, ऊंचाई इसकी कितनी थी, 7 थी, ठीक है। ऊंचाई मान लेता हूँ कि 7 सेंटीमीटर थी और इसका जो त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर थे, ठीक है। समझ में आ गया आपको। तो यहाँ पे आप क्या करिए, इस फॉर्मूले के आधार पे इस त्रिज्या और ऊंचाई को रख लीजिए। तो पाई का मान कितना होता है, 22/7। आर कितना है आपका त्रिज्या, 14 का स्क्वायर, 14 × 14 इंटू एच कितना माना है हमने, 7 माना है, ठीक है। ये कट गया आपका, 7 से 7 कट गया, ये हो गया कितना, 14 जा 196 इंटू 22। 196 को जब 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 2 × 6 = 12, 2 × 9 = 18, 1 19, 2 × 2 = 1 3, 2 × 6 = 12, 2 × 9 = 18, 1 19, 2 × 2 = 1 3, ठीक है। 2 9 2 11, 9 3 12, 1 13 और 3 1 4, यानी कि 4312 सेंटीमीटर क्यूब घन, ठीक है। क्यूब यानी घन। ये हो गया आपका बेलन का आयतन हो गया, ठीक है। समझ में आ गया आपको। ये यही कह रहा था कि जो पहले थी वो कितनी थी, 4312 सेंटीमीटर थी, लेकिन जब है अब क्या हो रहा है, त्रिज्या में उसको 50% की वृद्धि हो जा रही है, तो अब जो है परिवर्तन हो रहा है, कितने का परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब दूसरा जो ये पहला था आपका, ठीक है, और वृद्धि के बाद आयतन कितना हो जाएगा इसका, वृद्धि के बाद आयतन कितना हो जाएगा, पाई, यहाँ पे मान रख देते हैं डायरेक्ट, ठीक है, 22/7, ठीक है, इंटू आर जो है त्रिज्या जो है 50% बढ़ जा रही है। पहले कितना था, 14 था, अब 50% बढ़ेगी तो कितना हो जाएगा, 150/100, 50 दूनी का 100, 50 3 150, 2 7 14 और 7 3 21 हो जा रही है, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे डायरेक्ट करा के, मतलब मैं आपको डायरेक्ट करा देता हूँ, नहीं तो मैं आपको डायरेक्ट बता भी देता कि 14 का 50% आपको 7 होता है, ठीक है। आप उस हिसाब से कर लेते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट करा के दिखाता हूँ ताकि जो है आप, यदि आपको समझ में ना आ रहा हो वो भी समझ जाएंगे, ठीक है। ये हो गया आपका कितना, वृद्धि के बाद आयतन कितना हो गया, 22/7। आर का मान कितना हो गया, 50% बढ़ने के बाद 21 इंटू 21, एच कितना आपका, एच उतना ही है पहले जितना ही है, ठीक है। ये हो गया 7 से 7 कट गया, ये हो गया कितना, 21 का स्क्वायर, 441 इंटू 22, 441 इंटू 22 कितना हो जाएगा हमारा, 288, ठीक है। 2 8 2 10, 8 8 16 1 17, 8 1 9, 9702, ठीक है, 9702। ये आपका कितना हो गया, 9702। वृद्धि के बाद कितना हो गया, 9702 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये हो गया आपका वृद्धि के बाद। यही पूछ रहा था कि इसका जो
वृद्धि है कितने प्रतिशत जो है हुआ है। पहले इतना था, अब हो गया इतना, इसमें वृद्धि कितने प्रतिशत की हुई है। तो ये अंतर देखिए, इसका दोनों का अंतर देखिए कितना हो गया। 2 में से 2 जाएगा 0, 10 में से 1 जाएगा 9, 10 में 1 जाएगा 9, और ये बचा यहाँ पे 6 में से 3 जाएगा तो 3, ये बचा 9 में से 4 जाएगा तो 5। 53 90 अब बट्टा किससे वृद्धि हो रही है, पहले वाले से वृद्धि हो रही है। ठीक है, पहले वाला हमारा कितना है 4312, अब प्रतिशत के लिए 100। ठीक है, आप इसे जब मल्टीप्लाई करिएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करिएगा तो आपका कितना आंसर आएगा पता है, नहीं पता है तो चलिए यहाँ से कर देते हैं। आप इसे 11 से डिवाइड करिए, 11 3 33, 10 1 10 1 और 11 9 99, 11 दूनी का 22। इसे करिए 11 चौक 44, 9 9 11 9 99 और 0, फिर 11 से काटिए, 11 3 33, 11 से नहीं कटेगा, ये कटेगा आपको किससे, आप काट दीजिए चाहे डायरेक्ट इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 490 डबल 0 कितना हो गया 4 9 1 0 2 0 3 0 बट्टा 392। ठीक है, 392। आप इसे काटिएगा कितना होगा, 392 बराबर 1, एक बार में जाएगा 490, बचेगा कितना 10 में 2 8 और 18 में से 9 9, ये कट जाएगा यानी कि 0। फिर कितने बार में जाएगा, 2 बार में, तितली का 9 अधिक हो जाएगा। ठीक है, 10 से ऊपर हो जाएगा तो 2 बार में जाएगा तो ये हो जाएगा कितना 392 दूनी का कितना हो जाएगा 2 दूनी का 4, 2 9 18, 2 3 6 1 784। 784 माइनस करिएगा तो कितना होगा, 10 में से 4 जा 6, 7 में 6 8 जा 17 में से 8 जा 9, 8 में से 7 जा 1 0। ठीक है, अब कितने बार में जाएगा 392 इंटू 5 बार में लगभग जाएगा। ठीक है, 5 5 दूनी का 10, 5 9 45, 1 46, अब 5 ये 15, 4 19। ठीक है, 15 4 19 यानी कि 125%। ठीक है, यहाँ से जो आपका आंसर होगा कितना होगा 125%। काटने के बाद आपका क्या हो रहा है 125%। यही कह रहा है कि आपको कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो यहाँ से आप निकाल लीजिए 125% की वृद्धि हुई है। ठीक है, समझ में आ गया आपको, यही जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, यही जो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं आपको मल्टीप्लाई डिवाइड सब करके दिखा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि जो है आप यहीं से सब सीख के जाएं, ना कि आपको मैं कुछ करने के लिए बाद में देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहीं से जो है आप सब सीख लें। ठीक है, मैं आपको गुणा, यदि आपको गुणा डिवाइड कुछ भी ना आता हो तो यहीं से आप जो है आसानी से सीख लें। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक सेकेंड रुक जाइए, देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बेईमान विक्रेता लागत मूल्य पर अपनी वस्तु बेचने का दावा करता है, परंतु बजाय 1 किलो वजन का उपयोग करने के वह दोषपूर्ण 900 ग्राम वजन का उपयोग करता है। असल में उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए कि वो कितना जो है फायदा कमा रहा है या नुकसान हो रहा है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, कह रहा था कि एक व्यक्ति है वो अपने लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य पे बेचने का दावा करता है, लेकिन वो जो है 1 किलो जगह के स्थान पे वो सिर्फ 900 ग्राम ही बेच रहा है। तो आपको पता करना है कि उसका जो लाभ हो वो कितना होगा। ठीक है, आपको यहाँ से दिख ही रहा है कि जब 900 ग्राम बेचेगा 1000 ला के, तो आपको उसमें फ़ायदा ही होगा, नुकसान तो होने वाला नहीं है। तो यहाँ से डायरेक्ट आप फायदा ही निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी कि लाभ प्रतिशत कह रहा था कि 1000 बेचने के बजाय 900 ग्राम ही बेच रहा है। कितना बेच रहा है, 1000 बेचने के बजाय 900 ग्राम ही बेच रहा है। तो फायदा कितना हुआ आपका 100 ग्राम का, फायदा कितना हुआ 100 ग्राम का। और किस पर फायदा हुआ, इस पर फायदा हुआ, क्योंकि इतना ही बेच रहा है। ठीक है, इस पर फायदा हुआ, तो ये हो गया 900 प्रतिशत के लिए 100। 00 00 100 बटा 9 कितना हो गया 11.11% ठीक है,
11.11% जो है वो आपका आंसर हो गया, ठीक है। यानी कि 11 से 1/9% जो है आपका आंसर हो गया। लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे दशमलव में दिया हुआ है, इसलिए आप 11.11% कर लीजिए, ठीक है। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आ गया आपको? समझ में आता है तो तुरंत लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन पे भी क्लिक करिएगा, ताकि जो भी मैं आपको क्वेश्चन कराऊं उसका जो नोटिफिकेशन है मोबाइल में आपके पहुंच जाए, ठीक है। चलिए स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे कह रहा है कि एक ट्रेन एक खंबे को 20 सेकंड में पार करती है और एक 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 35 सेकंड में पार करती है। वही ट्रेन विपरीत दिशा में चलती हुई एक 200 मीटर लंबी ट्रेन को 10 सेकंड में पार करती है, तो दूसरी ट्रेन की जो गति है, चाल है, वो आपको ज्ञात करना है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन कह रहा है, आप इस क्वेश्चन को करिए। यहाँ पे दो ट्रेन हैं, ठीक है। जो पहली ट्रेन है एक खंभे को पार कर रही है 20 सेकंड में, और आपको पता होगा, मैंने इस जो ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन है मैंने आपको बहुत सारे जो यूपीएससी का प्रैक्टिस सेट उसमें करा भी दिया है। बहुत सारे क्वेश्चन, जितने 9 प्रैक्टिस सेट कराए तो समझ लीजिए कि 9 क्वेश्चन जो है आपको इसका करा दिया होगा, ठीक है। और मैंने आपको प्रत्येक टेस्ट में यही बोला है कि जब भी कोई ट्रेन जो है स्थिर वस्तु को जब पार करेगी तो वो अपने लंबाई के बराबर दूरी पार करेगी, ठीक है। और जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो वो अपनी लंबाई की दूरी अब प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई की दूरी जो बराबर जो है दोनों दूरी के बराबर पार करेगी, ठीक है। वो समय जो उसका लगेगा दोनों की दूरी पार करने में लगेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से मैं करता हूँ, यहाँ पे समझिएगा, ठीक है। ये कह रहा है कि जो एक ट्रेन है, एक ट्रेन एक खंबे को पार करती है 20 सेकंड में, यानी कि अपने लंबाई के बराबर 20 सेकंड में पार करती है। उसकी लंबाई पता नहीं है तो मान लेते हैं कि उसकी लंबाई L है, ठीक है। ये कह रहा है कि अपने लंबाई के बराबर 20 सेकंड में पार करती है, फिर ठीक है। और वही ट्रेन जो है अपनी लंबाई प्लस 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 35 सेकंड में पार करती है। L प्लस 300 मीटर लंबाई को 35 सेकंड में पार करती है। जबकि क्वेश्चन यहाँ पे कहा था कि 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 35 सेकंड में पार करती है, लेकिन आपको यहाँ पे समझना होगा कि जब कोई भी ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो वो जो है अपने लंबाई के बराबर दूरी पार करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझना होगा। तो ये जो दूरी हो, ये जो इसका चाल होगा इसके चाल के बराबर होगा, क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। यहाँ पे दूरी निकल गया, समय हो गया, ये दूरी निकल गया, समय हो गया। लेकिन यहाँ से आपका क्या निकलेगा, सिर्फ L का मान निकलेगा, यानी कि लंबाई निकलेगी, ठीक है। यानी ट्रेन की जो लंबाई होगी ये निकलेगी, ठीक है। यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से काट देते हैं, 5 चौका 20, 5 सत्ते 35, 7 का इधर मल्टीप्लाई होगा तो 7L बराबर 4 का इधर होगा तो 4L प्लस 4 3 1200। 7 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3L बराबर 1200। तो L बराबर कितना हो जाएगा, 3 चौका 1200, 400 मीटर, ठीक है, 400 मीटर। यानी कि ट्रेन की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, 300 मीटर की होगी, ठीक है। तो यहाँ से जो है आप पहले ट्रेन की चाल निकाल सकते हैं। पहले ट्रेन की चाल कितनी होगी, पहले ट्रेन की चाल कितनी होगी, लंबाई बटा समय, यानी कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी हमारी कितनी होगी, 400 ट्रेन की, और समय कितना ले रहा है, 20 सेकेंड। जब कोई भी ट्रेन जो है अपने एक खंबे को पार करती है तो अपने लंबाई के बराबर के दूरी को पार करती है, मैंने आपको बता भी दिया है। ये हो गया कितने बार में, 20,400, यानी कि 20 मीटर प्रति सेकेंड जो है इसकी, 20 मीटर प्रति सेकेंड इसका जो चाल होगा वो होगा, ठीक है, 20 मीटर प्रति सेकेंड। क्योंकि आंसर यहाँ पे जो इसकी दूरी है मीटर में है, इसलिए आंसर जो है आपका मीटर प्रति सेकेंड में आएगा। यदि आपको दूरी किलोमीटर में होती तो आपका आंसर किलोमीटर प्रति घंटे में आता। यदि आप इसको चेंज करना चाहते हैं किलोमीटर प्रति घंटा में तो आप 18/5 से डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। आपका जो आंसर होगा किलोमीटर प्रति घंटे में आ जाएगा। लेकिन कह रहा है कि आपको दूसरी ट्रेन की जो चाल निकालनी है कि कितने किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रही थी, ठीक है, दूसरे ट्रेन की चाल निकालनी है। तो यहाँ से मैं आपको बता दूं कि कोई भी ट्रेन, मान लेते हैं कि एक ट्रेन इधर से जा रही है और एक ट्रेन इधर से आ रही है, ठीक है। दो ट्रेनें हैं, एक ट्रेन इधर से जा रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है। जब ये ट्रेनें जो आपस में पार करेंगी तो इनकी चाल जो है दोनों आपस में जुट जाएगी, और जो इनका जो लंबाई होगा ये दोनों जो है आपस में जुट जाएगा, ठीक है। विपरीत दिशा में दोनों की चाल और दोनों की लंबाई जो है आपस में जुट जाती है, ठीक है। समझ में आ गया आपको? तो यहाँ पे दिया था इसकी लंबाई कितनी है, 400 मीटर पहली ट्रेन है, ठीक है। यहाँ पे पहली ट्रेन है और ये दूसरी ट्रेन है, ठीक है। इसकी चाल कितनी है, दूरी कितनी है, 400 मीटर,
लंबाई कितनी है 400 मीटर, और इसकी लंबाई कितनी है यहाँ पे दे रखा है कि जो दूसरी ट्रेन है 200 मीटर लंबी ट्रेन को 10 सेकंड में पार करती है। और ये जो दूसरी ट्रेन है इसको इसकी लंबाई कितनी है 200 मीटर, और जो जब ये क्रॉस कर ले रही है तो कितना समय लग रहा है 10 सेकंड का सिर्फ समय लग रहा है। और इसी की चाल जो है आपको निकालनी है, और इसकी चाल जो है आपको पता नहीं है। तो क्या करना होगा आपको, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय। दूरी क्या हो गया 400 प्लस 2 600 बट्टा चाल कितना हो गया, दोनों की चाल जुड़ जाती है। इसकी चाल कितनी है 20 मीटर प्रति सेकेंड, और इसकी चाल मुझे पता नहीं है तो मान लेते हैं कि y किलोमीटर प्रति घंटा या y मीटर प्रति सेकेंड इसकी चाल है। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड होगा, किलोमीटर में नहीं होगा क्योंकि मीटर में इसकी दूरी है। ठीक है, तो इसकी चाल कितनी होगी पहले की 20, और टोटल जो दोनों की चालें जो जुड़ जाती हैं तो कितनी हो जाएगी इसकी y। ठीक है, इसका दूसरे वाले की y, और ये जब दोनों दूरी पार करती हैं तो कितना समय लगता है 10 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है, जब दोनों दूरियां पार करती हैं, दोनों ट्रेनें आपस में पार करती हैं तो समय कितना लगता है 10 सेकेंड लगता है। तो यहाँ से आप जो है y का मान निकाल लेंगे। ये हो गया 600 बराबर 10 20 जा 200 प्लस 10y। 600 में से 200 चला जाएगा तो कितना होगा 400 बराबर 10y। तो y का मान कितना हो जाएगा 400 बट्टा 10, यानी कि 40 मीटर प्रति सेकेंड। आगे समझ में आपको, यही जो होगा आपका आंसर होगा। ठीक है, यानी 40 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से जो है दूसरी ट्रेन यहाँ से चल रही थी। ठीक है, समझ में आ गया आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। समझ में आता है तो लाइक करिएगा, और समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और कि जो मेरे द्वारा जो समझाया जा रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, लेकिन मेरा विश्वास है कि आप जो है क्वेश्चन को अच्छे से समझ जा रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि मैं इतने अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कितना भी कमजोर छात्र होगा वो पक्का है कि समझ जाएगा। ठीक है, मेरे द्वारा जो समझाया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे मिटा देते हैं इसे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3:7 अनुपात वाले रंग और पानी के मिश्रण में 68 लीटर रंग मिलाया जाता है, तो परिणामी मिश्रण में रंग और पानी का अनुपात जो है 7:5 हो जाता है। असल मिश्रण का परिमाण कितना होगा। ठीक है, यानी कि कितने लीटर जो है पहले मिलाया गया था। ठीक है, आपको यही ज्ञात करना है कि पहले जो इसका मिश्रण था कितने लीटर का था। ठीक है, इस क्वेश्चन को करिए, और यदि आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आपको लिंक मैं दे दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाकर वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, और उसमें मैं आपको जितना भी क्वेश्चन कराता हूँ उसका PDF जो है उसमें डालता रहता हूँ। ठीक है, तो आप जाकर वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा था 3:7 अनुपात वाले रंग और पानी के मिश्रण में, रंग और पानी का मिश्रण है 3:7 के अनुपात में। ठीक है, कितने का अनुपात में 3:7 के अनुपात में। कह रहा है कि इसमें इस मिश्रण में जो है पानी 68 लीटर मिलाया जाता है, 68 लीटर रंग मिलाया जाता है। ठीक है, यानी कि 3x बट्टा 7x, इसमें रंग मिलाया था कितना 68 लीटर। 68 लीटर रंग मिलाया जाता है। जब 68 लीटर रंग मिला दिया जाता है तो इसका अनुपात क्या होता है हमारा 7/5 के बराबर। ठीक है, 7/5 के बराबर। अनुपात का मतलब बट्टा भी होता है। ठीक है, यानी कि आप उसको बट्टे में लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया कितना 15x प्लस 5 × 40, 5 × 30 4 34, 340 बराबर 7 × 49x। ठीक है, ये 15x जब उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा क्योंकि इधर का प्लस का है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 49 - 15 34, 34x बराबर 340। तो x का मान कितना हो जाएगा 340/34 यानी कि 10 लीटर। ठीक है, 10 लीटर, यानी कि x का मान कितना हो जाएगा 10 लीटर। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आपको पूछा था कि जो पहले इसका असल परिमाण था जो इसका कितना था। ठीक है, तो यहाँ पे असल परिमाण कितना था पहले 3 और 7 टोटल कितना था 10x, यानी कि ये जो परिमाण था किसके बराबर था 10x के बराबर, और यहाँ पे आपको x का मान निकल गया है 10 लीटर। ठीक है, x का मान कितना हो गया है 10 लीटर, तो आप इसे 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा x की जगह पे, तो कितना हो जाएगा 10 × 100 लीटर, यानी पहले जो इसका परिमाण था कितना था 100 लीटर था। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया।
ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, आप समझ गए होंगे। और यदि आपको पूछता कि जो इसको 68 लीटर मिलाने के बाद इसका परिमाण कितना था, तो आप निकाल देते 100 + 68 यानी कि 168 लीटर। ठीक है, आप समझ में आ गया, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा यहाँ पे साइड में स्कूल है, उसमें थोड़ा काम चल रहा है, इसकी वजह से थोड़ा बहुत आपको आवाज़ आ रही होगी, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कार बी की तुलना में ए की गति का अनुपात 6:7 है। अगर दूसरी कार 5 घंटे में 420 किलोमीटर चलती है तो पहली कार की गति ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि दो कारें हैं ए और बी, और इनका अनुपात जो है वो है 6:7 का। कह रहा है कि जो दूसरी कार है 5 घंटे में 420 किलोमीटर चलती है, तो पहली कार जो है उसकी गति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आप करिएगा। ठीक है, कह रहा है कि कार बी की तुलना में ए की गति का अनुपात, कार बी की तुलना में ए की गति का अनुपात कितना है, 6:7 है। 6:7 है, यानी कि ए की गति कितनी है, 7 है, बी की गति कितनी है, 6 है। ठीक है, कह रहा है कि दूसरी कार जो है 5 घंटे में 420 किलोमीटर चलती है। कितने घंटे में, 5 घंटे में 420 किलोमीटर चलती है। तो 1 घंटे में कितने चलेगी, 420/5, 5 × 8 = 40, 2 0 5 चौका 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में कितने चलेगी दूसरी वाली कार, 84 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ये इसका मान हो जाएगा। जो दूसरी ट्रेन थी, दूसरी ट्रेन का ही दिया था ना, सॉरी दूसरी कार का ही दिया था ना, 420 किलोमीटर 5 घंटे में चल रही है, तो 1 घंटे में इसका चाल निकल गया। और यहाँ पे आपको दिया हुआ है, इनका अनुपात दिया हुआ है 6:7 का। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, 7x = 84, यानी कि इसका मान जो है इसके बराबर है, 84 के बराबर है। तो यहाँ से आप जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले ट्रेन की चाल यह हो गया 84/7, यानी कि 7 × 7 दूनी का 14, 12। ठीक है, यानी कि x का मान यहाँ से निकल गया 12। ठीक है, और आपको पहला पूछा था कि पहली गति जो कार थी उसकी गति निकालिए, तो पहली कार की गति यहाँ से निकाल लीजिएगा। 6 × 12 कितना हो गया, 72 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, 72 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, यानी कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा जो है पहले कार की गति थी। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन आसान था, बस समझना था आपको कि कैसे क्वेश्चन को करना है। ठीक है, यदि जो बच्चे लगातार पढ़ रहे होंगे उनको तो पता होगा क्वेश्चन को कैसे करना है, जो नहीं पढ़ रहे होंगे उनके लिए थोड़ा शायद वो डर रहे होंगे करने के लिए, लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब मैं पढ़ाता हूं तो आपको डरना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बस आपको थोड़ा प्रयास करना है, और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आप प्रयास करेंगे तो आप जो है क्वेश्चन को आसानी से कर भी लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे साइड में। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि कुछ श्रमिक एक काम को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अगर 8 और श्रमिकों को नियुक्त किया जाता तो वे उस काम को पूरा करने में 16 दिन कम लेते हैं। ठीक है, सॉरी 10 दिन कम लेते हैं। 1 सेकंड रुक जाइए, देख लें कितना दिन, हाँ 10 दिन कम लगेंगे। ठीक है, तो श्रमिकों की असल संख्या ज्ञात कीजिए कि टोटल श्रमिक कितने थे। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप करिएगा। नहीं समझ में आता है तो मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा कि जो आप क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चनों को सिर्फ आप 2 से 3 सेकंड या अधिकतम 5 सेकंड के अंदर जो है क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है आपको इम्पोर्टेंट ही समझिएगा, क्योंकि मैं जो आपको क्वेश्चन कराता हूँ समझिएगा इम्पोर्टेंट ही है, क्योंकि जो पिछले साल जितने भी क्वेश्चन आपको दिए गए थे उसमें से मैं मेन छाड़ के आपको कराता रहता हूँ। ठीक है, यानी 40 क्वेश्चन एक प्रैक्टिस सेट में दिया गया था, तो उसमें से सिर्फ मैं आपको 20 से 25 क्वेश्चन ही सिर्फ आपको कराता हूँ, जो आपको एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, यानी कि जो भी एग्जाम आपको आने वाला है, NTPC रेलवे का, NTPC या ग्रुप डी या यूपीएसआई और या जेल बॉर्डर। ठीक है, यूपी का यूपीएसआई या जेल बॉर्डर। ठीक है, कोई भी एग्जाम हो आपको ये क्वेश्चन जो है मतलब आने की संभावना लगभग ज़्यादा बनी रहेगी। ठीक है, इसलिए मैं आपको अच्छे क्वेश्चन कराता हूँ, ना कि मैं आपको जोड़ घटाना ये सब नहीं कराता हूँ। नॉर्मल से क्वेश्चन जो है बच्चे कर लेते हैं, इसलिए मैं आपको अच्छे क्वेश्चन कराता रहता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, कह रहा था कि कुछ श्रमिक जो है एक काम को 60 दिनों में कर सकते हैं। कुछ श्रमिक, मान लेते हैं कि श्रमिकों की संख्या कितनी है, x है। कह रहे हैं कि कुछ श्रमिक जो है किसी काम को 60 दिनों में कर सकते हैं, 60 दिनों में। ठीक है, कुछ श्रमिक 60 दिनों में काम को कर सकते हैं। उसके बाद कह रहा है कि अगर 8 श्रमिक को और नियुक्त किया जाता, यानी 8 श्रमिक को और नियुक्त किया जाता, यानी पहले x था और 8 श्रमिक और नियुक्त किया जाता,
तो उस काम को पूरा करने में 10 दिन कम लगते हैं। तो उस काम को पूरा करने में 10 दिन कम लगते हैं। पहले कितना दिन लग रहा था 60, अब कितना दिन लगेगा 10 दिन कम, यानी कि 50। यानी कि यहाँ से आपको एक संबंध नज़र आता होगा कि इतना जो काम लग रहा है उस किसके बराबर है, इसके बराबर है। ठीक है, यानी कि जितना टाइम, जितने श्रमिक इस काम को करने में लगा रहे हैं वो उतना जो है काम इसमें भी लगेगा। ठीक है, यहाँ से जो है आप x का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये हो गया 60x बराबर 50x प्लस 5 × 40, 400। ठीक है, 60 में से 50 जाएगा, कितना होगा 10x बराबर 400। x बराबर कितना हो गया, x बराबर कितना हो गया 400/10 यानी कि 40। कितना हो गया, x बराबर 40, यानी कि 40 श्रमिक जो थे पहले थे, यानी 40 मजदूर जो थे पहले आपको लगाए गए थे। आपको यही ज्ञात करना था कि पहले जो कितने श्रमिक जो हैं आपको लगाए गए थे। ठीक है, आपको यहाँ से आंसर पता चल गया होगा कि 40 श्रमिक जो हैं लगाए गए थे। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपको बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं और ये क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और मैंने आपको तरीका भी बता दिया है, सिंपल सा तरीका है, सिर्फ आपको 2 से 5 सेकंड लगने वाला है। ठीक है, 5 सेकंड से ऊपर नहीं लगेगा करने में, समझाने में भले ही थोड़ा टाइम लग जाए लेकिन करने में इसे नहीं टाइम लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंपनी के कुल कर्मचारियों का 20% पुरुष हैं। अगर 70% कर्मचारी विवाहित हैं और इसमें से 10% पुरुष हैं तो पुरुष कर्मचारियों में से कितने प्रतिशत अविवाहित हैं। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन इजी है, बस आपको समझना है कि आपको क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, लेकिन जो नहीं पढ़ते होंगे बच्चे उनके लिए थोड़ा शायद हार्ड हो जाए। ठीक है, बस समझना है आपको, दिमाग का काम है, यहाँ पे सिर्फ दिमाग लगाना है। तो चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को, कह रहा है कि कंपनी के कुल कर्मचारियों का 20% पुरुष हैं। ठीक है, 20% पुरुष हैं, 20%। ठीक है, तो मान लेते हैं कि कंपनी के कुल कर्मचारी कितने हैं, 100 हैं। टोटल कितने कर्मचारी हैं, कर्मचारी 100 हैं। टोटल कर्मचारी कितने हैं, 100 है। कह रहा है कि पुरुष की जो संख्या है सिर्फ 20% है, यानी कि 100 का 20% कितना हो जाएगा 20, और महिला कितनी हो जाएंगी 80%, यानी कि 80। ठीक है, 20% पुरुष हो गए तो महिला कितनी हो जाएंगी 80% हो जाएंगी। फिर यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन कि अगर 70% कर्मचारी विवाहित हैं, अगर 70% कर्मचारी विवाहित हैं, 100 का 70% कितना हो जाएगा 70। कह रहा है कर्मचारी का 70% विवाहित हैं और उसमें से 10% पुरुष हैं, यानी कि 70 में से सिर्फ 10% ही पुरुष हैं। 10% पुरुष कितने हो जाएंगे 7, यानी कि इसमें से सिर्फ 7 पुरुष ही विवाहित हैं। तो आपको ज्ञात करना था कि कितने प्रतिशत जो पुरुष हैं अविवाहित हैं, यानी कि इनका विवाह नहीं हुआ है। तो यहाँ से आपको निकल गया कि 20 टोटल पुरुष थे, 20 में से 7 पुरुष जो हैं विवाहित हो गए। तो कितने अविवाहित हैं, अविवाहित पुरुष कितने हो गए, अविवाहित कितने हो गए 20 में 7 = 13। किसका, पुरुष का प्रतिशत, पुरुष कितने हैं टोटल 20, अब प्रतिशत के लिए 100, 20 × 25 100 और 13 × 25 65%, यानी कि जो अविवाहित पुरुष हैं वो कितने हो गए 65% हो गए। ठीक है, समझ में आ गया आपको। यही पूछा था कि अविवाहित पुरुष का जो प्रतिशत है ज्ञात कीजिए। ठीक है, समझ में आ गया आपको। यहाँ पे टोटल 100 कर्मचारी, 100 में से 70 विवाहित हैं और 70 में से आपको सिर्फ 10% जो है पुरुष हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है पुरुष की संख्या निकल गया और टोटल संख्या पुरुष में से आप विवाहित संख्या को हटा दीजिए, आपका अविवाहित संख्या निकल जाएगा, अविवाहित बटा पुरुष इंटू 100। ठीक है, प्रतिशत में निकल जाएगा। क्वेश्चन इजी है, समझना बस आपको है। ठीक है, कि क्वेश्चन को कैसे हम हल करते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन जो है आपके लिए भारी नहीं होता है, बस आपको सोचने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन जो है मैथ का भारी नहीं होता है, बस आपको सोचने की क्षमता होनी चाहिए। यदि आप नए छात्र हैं, आपको मैथ से डर लगता है, तो सबसे पहले आप कलम और कॉपी को साइड में हटाइए और सबसे पहले क्वेश्चन को 3 से 4 बार क्वेश्चन को ध्यान से
पढ़िए क्वेश्चन को कि क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाहता है, ठीक है। जब उससे आप आपका जो लगाव हो जाएगा मैथ के क्वेश्चनों से, तो आप जो क्वेश्चन को चुटकियों में करना जो है सीख जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना सीखना होगा, ठीक है, उसके बाद आप क्वेश्चन को करना सीखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए साइड में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2100 रुपये कुमार और अरुण में इस प्रकार विभाजित किए जाते हैं कि 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर के हिसाब से वार्षिक रूप से संयोजित हो रही कुमार के हिस्से की राशि 2 वर्ष बाद अरुण के हिस्से के 3 वर्ष के बाद की राशि के बराबर होगी। तो अरुण का हिस्सा ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको क्या निकालना है? अरुण का हिस्सा निकालना है, ठीक है। कह रहा है कि 2100 रुपये की राशि है जो कुमार और अरुण में विभाजित की जा रही है, और जो कुमार है वो आपको चक्रवृद्धि ब्याज पे 2 वर्ष का जो उसको पैसा प्राप्त हो रहा है, और जो अरुण है उसको चक्रवृद्धि ब्याज पे 3 वर्ष का जो पैसा प्राप्त हो रहा है वो जो है आपस में टोटल बराबर है, ठीक है। तो आपको ज्ञात करना है कि वो कितने रुपए की जो धनराशि है जो अरुण को मिली थी, ठीक है। अरुण का हिस्सा जो है कितना होगा, ठीक है, आपको ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको ये सब क्वेश्चन करने के लिए आपको चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। यदि याद नहीं होता है तो उसको याद करिए। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है 1 + r/100 का पावर t माइनस का 1, ठीक है। किस चीज़ का फॉर्मूला होता है? चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है। लेकिन चक्रवृद्धि मिश्रधन का फार्मूला क्या होता है? चक्रवृद्धि मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है? मिश्रधन का फॉर्मूला होता है बस -1 हटा दीजिए, ठीक है। चक्रवृद्धि मिश्रधन का फॉर्मूला होता है, मिश्रधन का मतलब होता है ब्याज प्लस मूलधन, ठीक है। मूलधन प्लस ब्याज इक्वल टू मिश्रधन, ठीक है। और यही क्वेश्चन पूछ रहा था कि जो 2 साल में कुमार जो पैसा प्राप्त कर रहा है, यानी मिश्रधन ब्याज प्लस मूलधन, जितना पैसा प्राप्त कर रहा है उतना ही जो पैसा है वो उसमें प्राप्त कर रहा है 3 साल के अवधि में, ठीक है, अरुण प्राप्त कर रहा है। तो यहाँ से मान लेते हैं कि कुमार जो है 100 रुपये प्राप्त कर रहा है, ठीक है। कुमार जो है 100 रुपये प्राप्त कर रहा है, और चक्रवृद्धि ब्याज पे 10% की दर से 2 वर्ष के लिए 1 + r का मान 10% बट्टा 100 कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। और इसका जो पैसा है किसके बराबर है? किसके बराबर है? अरुण के बराबर है, अरुण के बराबर है। तो अरुण का कितना हो जाएगा? कुमार का 100 हो गया, 2100 में से टोटल कितने हैं हमारे पास? टोटल रुपए कितने हैं? 2100। 2100 में से x जो है कुमार का हो गया, तो अरुण का कितना हो जाएगा? 2100 - x, 2100 - x, ठीक है। और इसका क्या है? 1 + 10%, इसका भी दर है 10%, ये लेकिन है 3 वर्ष के लिए, ठीक है। यानी कि इसका जो पैसा मिश्रधन प्राप्त हो रहा है इसके मिश्रधन के बराबर है, ठीक है। आपको ये ज्ञात करना है। तो ये हो गया 10 × 100, 10 × 10 = 11/10, 11/10, 11/10 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 121/100, 121/100 x, ठीक है, बराबर 10 × 100, 10 × 10 = 11/10, 11 का क्यूब कितना हो जाएगा? 1331, और 10 का क्यूब कितना हो जाएगा? 1000। मैं यहीं पे डायरेक्ट आपको करा दे रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे करा दे रहा हूँ। ये हो गया 2100 - का x, ठीक है। अब क्या करिएगा? इसे आप ऐसे उतार दीजिए, अब बराबर आप इसे मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना होगा? 1331 × 2100। आप चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं, मैं ऐसे ही कर दे रहा हूँ ताकि जो क्वेश्चन आपको करने में ईजी हो जाए, ठीक है। और ये हो गया 1331x, बट्टे में कितना हो गया? बट्टे में टोटल कितना हो गया? 1000। यहाँ से देखिए 00 से ये 00 कट गया। चाहे तो आप डायरेक्ट यहाँ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप क्वेश्चन को इजी करने के लिए आप यहीं से डायरेक्ट काट भी सकते हैं, आंसर सेम आएगा, ठीक है। ये हो गया कितने बार में? 10 × 121 कितना हो गया? 1210 x बराबर 1331 × 2100 माइनस का 1331x। जब माइनस का 1331 है इधर, जब इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? प्लस का 1331। अब प्लस का 1331 और 1210 कितना हो जाएगा हमारा? 1 3 1 4 3 2 5 1 1 2 2541। 2541x बराबर कितना हो गया? 1331 × 2100, ठीक है। तो x का मान कितना हो गया? 1331 × 2100
बट्टे में 2541, ठीक है। आप इसे जब डिवाइड करिएगा, काट लीजिएगा, ठीक है। जब आप इसे काटिएगा तो कितने बार में कट जाएगा, चलिए यहाँ से काट के मैं दिखा देता हूँ। ये कटेगा 11 कम 11, 11 दूनी के 22, 11 कम 11, ठीक है। ये कितने बार में कटेगा, 11 दूनी के 22, 3 4, 11 3 33, 11 कम 11, ठीक है। ये कितने बार में कटेगा, 11 कम 11, ठीक है। 11 कम 11, 11 कम 11, यानी कि 11 11 जा 121। ये कितने बार में कटेगा, 11 दूनी के 22, 11 कम 11, ठीक है। और ये 21 से ये कितने बार में कट जाएगा, 2100, 100 बार में। ये हो गया 100 और इंटू 11 कितना हो गया, 1100। कितना हो गया, एक्स का मान कितना हो गया, 1100 रुपये। एक्स का मान कितना हो गया, 1100 रुपये, ठीक है। एक्स का मान कितना हो गया, 1100 रुपये। लेकिन यहाँ पे पूछा था क्या था, आपको अरुण का हिस्सा पूछा था। अरुण का हिस्सा कितना है, 2100 माइनस एक्स। एक्स का मान निकल गया 1100, तो यहाँ से आप जो है अरुण का हिस्सा निकाल सकते हैं। 2100 माइनस 1100 बराबर कितना हो गया, 1000 रुपये। 1000 रुपये, ठीक है। 1000 रुपये जो हो गया आपको अरुण का हिस्सा हो गया, ठीक है। यही पूछा था कि आपको अरुण का हिस्सा जो है टोटल ज्ञात कीजिए कि अरुण का हिस्सा कितना मिला था। तो यहाँ से जो है 1000 रुपये जो है अरुण का हिस्सा निकल गया, ठीक है। समझ में आ गया आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ में आता है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कितना मेहनत लग रहा है पढ़ाने में, ठीक है। और आपके सिर्फ एक लाइक की वजह से मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। आपको सिर्फ मैं एक लाइक की वजह से आपको पढ़ाता हूँ। लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अच्छा लगे तो, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंड्स में जिसको ज़रूरत है यूपीएसआई की तैयारी करने के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, जीव विज्ञान और अंग्रेजी में राकेश के कुल अंक 150 हैं। अगर जीव विज्ञान के 1/3 अंक अंग्रेजी के आधे अंक के बराबर हैं तो जीव विज्ञान में अंक ज्ञात कीजिए, ठीक है। जीव विज्ञान का अंक ज्ञात कीजिए कि जीव विज्ञान में जो है उसे कितने अंक मिले थे, ठीक है। चलिए यहाँ पे कर देते हैं हम डायरेक्ट, आप करते रहिएगा मेरे साथ, ठीक है। कह रहा है कि एक जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान, और दूसरा विषय है कौन सा, अंग्रेजी विषय, दूसरा अंग्रेजी विषय है, ठीक है। कह रहा है कि जो टोटल इनका दोनों का अंक है, टोटल कितना है, टोटल जो इनका दोनों का अंक है वो कितना है, 150 है, ठीक है। तो मान लेते हैं हम कि जीव विज्ञान का अंक कितना है, x है, तो अंग्रेजी का कितना हो जाएगा, 150 माइनस एक्स। अंग्रेजी का कितना हो जाएगा, 150 माइनस एक्स, ठीक है। दोनों का जब 150 है तो इसको हम किसी को भी x मान सकते हैं, या तो अंग्रेजी को x मान लीजिए या तो जीव विज्ञान को x मान लीजिए, ठीक है। एक को x मानेंगे तो दूसरे को क्या मानना होगा, 150 माइनस का x, ठीक है। समझ में आ गया आपको। तो यही कह रहा है कि जो पहले जीव विज्ञान था उसका 1/3 अंक, जीव विज्ञान जिसका जीव विज्ञान का अंक कितना है, x है। कह रहा है कि इसका 1/3 अंक जो है, इसका 1/3 अंक अंग्रेजी के आधे अंक के बराबर है। अंग्रेजी का कितना है, 150, इसके 150 माइनस एक्स, इसके किसके बराबर है, आधे अंक, यानी कि 1/2। एक का कोई मतलब नहीं है, 1/2 ऐसे छोड़ दीजिए, इसको भी आप डायरेक्ट x/3 कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि 1/3 का मतलब उतना ही होगा जितना x/3 का मतलब होगा, ठीक है। यही कह रहा है कि इसका जो 1/3 है इसके आधे के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्वेश्चन कर लीजिए, ये हो जाएगा 2x बराबर 3 15 जा 45, 3 15 जा 45 450, और 3 माइनस का x कितना हो जाएगा, 3x, ठीक है। और माइनस का 3x जब इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का, यानी कि 3 और 2 5x बराबर 450। तो x का मान कितना हो जाएगा, 5 9 45 90, ठीक है। x का मान कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और यहाँ पे पूछा था कि जीव विज्ञान में उसने कितने अंक प्राप्त किए थे, तो x किसका मान है, जीव विज्ञान का मान है। तो यहीं से जो है आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 90 जो है आपका जीव विज्ञान का मार्क है, ठीक है। यानी कि अंक जो है जीव विज्ञान का है 90 अंक। यदि आपको पूछता कि अंग्रेजी में कितने अंक हैं, तो आप क्या करते हैं, 150 में से 90 को घटा देते हैं, आपका 60 जो आंसर होता है वो होता है आपका अंग्रेजी का अंक, ठीक है। अंग्रेजी का अंक होता है। समझ में आ गया आपको। स्क्रीनशॉट लेना ना भूलिएगा, किसी भी क्वेश्चन को मैं आपको करा रहा हूँ उसको स्क्रीनशॉट लेना ना भूलिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। आप अपने कॉपी पे बनाइएगा, कॉपी बनाइएगा उसका, और कॉपी को एग्ज़ाम से 1 महीना पहले या 15-20 दिन पहले कॉपी को एक बार ज़रूर देखिएगा। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उसे हल करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि जब एग्ज़ाम आता है तो उस समय जो है बहुत सारे बच्चे भूलने लगते हैं क्वेश्चन को करना, ठीक है। और कॉपी की मदद से जो है आप क्वेश्चन को दोहरा सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर साइड में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसी
सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 18, 25, 32 को विभाजित करती हैं और शेष छोड़ती हैं क्रमशः 2, 1 और 0। कह रहा है कि ऐसी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 18, 25 और 32 को डिवाइड करने के बाद शेष छोड़ेगी 2, 1 और 0 का। ठीक है, यानी कि 18 जो है 2 शेष छोड़ेगी, 25 जो है 1 शेष छोड़ेगी और 32 जो है 0 शेष छोड़ेगी। ठीक है, आपको वो संख्या सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, ये सब जो क्वेश्चन हैं आपको एनटीपीसी ग्रुप डी में देखने को, इस समय जो एग्ज़ाम होने वाला है आपको दिसंबर में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन आपको यूपीएससी का जो पिछला साल का जो 2017 में पूछा गया था, आपको ये क्वेश्चन उसमें पूछा गया था। ठीक है, आपको उस दृष्टि से भी आपको जो है ये इंपॉर्टेंट है, और जो आपका एनटीपीसी जेल बॉर्डर और ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाला है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, और आपका जो दिल्ली पुलिस का होने वाला है नवंबर में, उसके लिए भी कोई भी मैथ का सवाल जो है आपको पढ़ना चाहिए। सभी आपको यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी के लिए भी आपको इम्पोर्टेंट होगा, और जो भी एग्ज़ाम आपको देने वाले हैं उसके लिए भी। ठीक है, कोई भी जो एक चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता। मैथ का क्वेश्चन ऐसा चीज़ है कि एक चीज़ के लिए नहीं होता है, आपको कहीं ना कहीं आपको फंसने मिल जाएगा। ठीक है, देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कोई से भी एग्जाम में। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 18, 25, 32 18, 25, 32 को डिवाइड करने पे शेष छोड़ेंगे कितना 2, 1, 0। यानी कि 18 को उस संख्या से आप जब डिवाइड करेंगे तो 18 को जब आप डिवाइड करेंगे तो वो संख्या जो डिवाइड करने के बाद शेष छोड़ेगी वो कितना छोड़ेगी 2, और फिर 25 में डिवाइड करने पर उस संख्या से 1 से छोड़ेगी, और 32 को डिवाइड करने पे 0 से छोड़ेगी। आपको वो संख्या ज्ञात करनी है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले जो इनका शेष छूट रहा है उनको माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, उनको क्या करिएगा, माइनस कर दीजिएगा। तो 18 से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 16, 25 में 1 जाएगा तो हो जाएगा 24, और 32 में से 0 जाएगा तो कितना हो जाएगा 32। ठीक है, ये संख्या कितनी है 16, 24 और 32। और जो भी आपको जो यहाँ पे शेष घटाने के बाद जो आपका संख्या आ रही है उसको क्या कर दीजिएगा, आप मौसा ले लीजिएगा, यानी कि HCF कर दीजिएगा। ठीक है, यानी इन तीनों संख्याओं का आप HCF ले लेंगे तो वो संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी, जिससे आप इन सभी को डिवाइड करके ये सब शेषफल जो है प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इनका जब मौसा लेंगे तो आप क्या होगा, सबसे पहले 32 को 24 से डिवाइड करिए, 32 को 24 से डिवाइड करिएगा, यहाँ से भाग विधि से मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, 24 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 का में 24, 12 में 4 जा 8, ये 8 तरीका 24। ठीक है, यानी कि 8 जो है 24 को काट दे रहा है। ठीक है, फिर जो आपको काट दे रहा है इसको आप फिर 16 को जो है इससे डिवाइड करिएगा, 16 से इसको डिवाइड करिएगा। यदि कट गया तो आपका मासा यही हो जाएगा, यदि नहीं कटता है तो जो आपको लास्ट में बचता है उसको फिर 16 से डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 8 दूनी का 16 कट गया, यानी कि 8 जो है आपका यहाँ से HCF हो गया। ठीक है, 8 जो हो गया आपका HCF हो गया, यहाँ से जो HCF होगा आपका वो हो गया 8। ठीक है, और यही जो आंसर हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही जो आपका ऑप्शन होगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 8 वो ऐसी संख्या है जो आपको 18 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आपको शेषफल 2 होगा, और 25 को 8 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 1 बचेगा, और 32 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल जो है आपको 0 बचेगा। ठीक है, आगे समझ में आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका डी है यहाँ से सही हो जाता है। ठीक है, ये जो ऑप्शन था डी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन भी है और लास्ट क्वेश्चन भी है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो आपका लास्ट क्वेश्चन ही है और अगला क्वेश्चन ये है, आपको सिंप्लीफिकेशन से है। क्वेश्चन इजी है, बस आपको करना है। ठीक है, मैंने आपको दोनों प्रकार के क्वेश्चन लिए थे, इजी हार्ड दोनों। ठीक है, तो आपको यहाँ पे हार्ड भी देखने को मिल गए होंगे इस प्रैक्टिस सेट में, और इजी भी। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि a/3 माइनस का a-2/5 बराबर 1। तो a का मान जो है ज्ञात करना है कि a का मान क्या होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करिए। ये होगा एलसीएम जब लेंगे 3 और 5 का तो कितना होगा 15, 3 × 5 और 5a माइनस तो माइनस 5 × 3 15, 3a माइनस का 2, यानी कि 3 को दोनों से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, बराबर 1, 5a माइनस 3 × a 3a, और माइनस का 3 × माइनस का 2 कितना हो जाएगा प्लस का 6। ठीक है, बट्टे का
बट्टे का 15 बराबर का 1, ठीक है। और यही 15 जब इधर जाएगा तो क्या होगा, 15 इंटू 1 यानी कि 15। यहाँ से डायरेक्ट मैं कर देता हूँ, ठीक है। 15 इंटू 1 यानी कि 15, ठीक है। 5a माइनस 3a बराबर 2a, अब बराबर प्लस का 6 जब इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस का 6। 15 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा a बराबर 9/2 और ये हो जाएगा 9/2 यानी कि 4.5। a का मान कितना हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा। यही जो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको पूछा था a का मान, और आपका a का मान जो यहाँ से निकल जाता है 4.5, ठीक है। 4.5 जो है आपका a का मान निकल जाता है, ठीक है। समझ में आ गया आपको। और ये जो क्वेश्चन था आपका लास्ट क्वेश्चन था, और आपने क्वेश्चन जो यहाँ पे करीब 12, 13, 14, 15 जो भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, लगभग 13-14 क्वेश्चन तो करा ही दिए होंगे लगभग, ठीक है। तो आप क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन को बहुत से अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को दोहराइएगा, ठीक है। चाहे तो आप दोहरा भी सकते हैं, 3 बार भी कर सकते हैं। क्या करना होता है, जब आप क्वेश्चन को 2 बार 3 बार करते हैं तो आप जो है क्वेश्चन को अच्छे से करना जो है सीख जाते हैं, ठीक है। जब आपको दूसरा क्वेश्चन मिलेगा तो आप क्वेश्चन को याद आएगा कि इस क्वेश्चन का तरीका कैसा था, इस तरीके से करना होता है क्वेश्चन को, तो जो है आप क्वेश्चन को ईजी से कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए कोई भी आप जब किताब पढ़ें, क्वेश्चन मैथ का जो आप क्वेश्चन करें, तो उस क्वेश्चन को आप कम से कम 2 बार 3 बार हल करने का प्रयास कीजिएगा। आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा बार हल करिएगा ताकि जो क्वेश्चन है उसका तरीका जो है आपको याद हो जाए, ठीक है। तरीका जो है आपको याद हो जाए करने का, ठीक है। समझ में आ गया आपको। चलिए यहाँ पे आपका जो आपका ये प्रैक्टिस सेट था, 10वां प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आपने हमारे वीडियो को लास्ट तक देखा है, ठीक है। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और अपने दोस्तों में इस चैनल का जो लिंक है शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, यानी कि 11वां आपको UPSI का प्रैक्टिस सेट 11 नंबर पे, ठीक है। चलिए बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।